हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की राह दिखाई तो कैसे पूरे देश में भीड़ आई। बॉर्डर के बाद हमारी वैक्सीन पर चीन की कैसी थी नापाक नजर। और आज से बंगाल के चुनाव में होगी फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ की एंट्री। 9 बजे की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां छेड़छाड़ की पुरानी रंजिश में आरोपियों ने लड़की के पिता को सरेआम गोलियों से भून डाला। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही लड़की के पिता की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2.5 साल पहले जुलाई 2018 में पीड़िता के पिता ने गांव के ही गौरव शर्मा के खिलाफ थाने में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस मामले में आरोपी 1 महीने जेल में भी रहा। उसके बाद से ही अमरीश शर्मा आरोपियों के निशाने पर था। 1 मार्च को मंदिर में गौरव और अमरीश के परिवार के महिलाओं के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गौरव शर्मा ने खेत में काम कर रहे अमरीश शर्मा को गोलियों से भून डाला। प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव में आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? क्या पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है? उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा, गौरव संग्राना। तो छेड़छाड़ का ये मामला काफी पुराना मामला, जिसमें वो आरोपी और उस आरोपी ने पीड़ित लड़की के पिता की दिन दहाड़े गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी है। हमारे संवाददाता रुचि कुमार इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। रुचि, जिनका नाम ले रही है पीड़ित लड़की, क्या उन लोगों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर सकी या उनके बारे में क्या बता पा रही है? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि लड़की क्योंकि चिल्ला के गौरव शर्मा का नाम ले रही है, तो वो गौरव शर्मा तो फरार हो गया है। 4 लोग गए थे खेत में और जहाँ पे इस लड़की के पिता की गोलियां चलाकर, ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। तो उसमें से 1 पकड़ा गया है, लेकिन 3 लोग भाग गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस कह रही है कई टीम लगा ली गई है वहाँ पे और आसपास हर जगह से फोन की सर्विलांस पे लिया गया है और अभी तक वो 3 लोग पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। और ये जो गौरव है, जो मुख्य आरोपी है, ये भी अभी फरार चल रहा है। तो इस तरह से 2018 से जो दोनों परिवारों में झगड़ा चला आ रहा था छेड़खानी को लेकर, जो ये ऐसा कहा जा रहा है कि लड़के ने उसी वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि। अब पुलिस के सामने चुनौती ये है कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो पीड़ित लड़की है वो सरेआम उन आरोपियों के नाम भी ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीन लेने के बाद टीकाकरण के दूसरे चरण में काफी तेजी दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने खुद एम्स जाकर जिस तरह वैक्सीन लगवाई, उससे मैसेज बहुत क्लियर हो गया। पीएम मोदी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन का जो दूसरा चरण शुरू हुआ, उसकी तस्वीर अपने आप में मिसाल बन गई। देश की तमाम बड़ी हस्तियों के बीच टीका लगवाने वाला एक नया ट्रेंड सेट हो गया। आज दूसरे दिन देश के तमाम सेंटर्स पर यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायक अगले 1 सप्ताह में कोरोना का टीका लगवा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मंत्री, सांसद और विधायक अपने अपने इलाकों में जाकर टीका लगवाएंगे, जिससे टीके के प्रति लोगों का भरोसा बढ़े। उन्हें 250 रुपए देकर वैक्सीन लगवाने को कहा गया है, ताकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त का टीका जरूरतमंदों को मिल सके। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली में, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में वैक्सीन लगवाने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी आज से वैक्सीन लगाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा उनके परिवार वालों को भी वैक्सीन लगेगी। जज और उनका परिवार किसी भी लिस्टेड अस्पताल या सुप्रीम कोर्ट में टीकाकरण करवा सकते हैं। जजों को वैक्सीन चुनने की छूट की अफवाह पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि जजों के लिए भी वैक्सीन की प्रक्रिया वही होगी जो कोविन सिस्टम के जरिए आम लोगों के लिए होती है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी, जिसके बाद करीब 1.5 करोड़ लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। 1 मार्च से जो दूसरा चरण शुरू हुआ, इसमें लोगों के बीच रजिस्ट्रेशन कराने की होड़ नजर आई। एक मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का जो नया चरण शुरू हुआ, उसमें 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी वाले लोगों की दिलचस्पी हौसला बढ़ाने वाली है। वैक्सीनेशन ड्राइव के पहले ही दिन 1,28,630 सीनियर सिटीजन और 18,850 गंभीर बीमारी वाले लोगों ने कोरोना के टीके लगवाए। हम कोविड के खिलाफ जो जंग 1.25 साल से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वो किसी को जवाब देने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो हम अपने देश के लोगों के प्राणों की कोविड से रक्षा करने के लिए हम ये जंग लड़ रहे हैं, और इसमें जो हमारा धर्म और कर्तव्य है हम उसका पालन कर रहे हैं। कल यानी सोमवार को करीब 24.5 लाख बुजुर्गों ने कोविन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन बुक करवाई, जबकि 50,000 ऐसे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया जो पहले राउंड में किन्हीं वजहों से वैक्सीनेशन से चूक गए थे। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में दूसरे राउंड के वैक्सीनेशन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं दिल्ली में 56 सरकारी और 13 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। ये आरएमएल अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर कोवैक्सीन लोगों को लग रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोविशील्ड भी लग रही है। और ये इस वक्त आरएमएल अस्पताल के वैक्सीनेशन रूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब आप वो लेकर आएंगे, जब फॉर्म लेकर आएंगे, तो यहाँ पर आपको वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की होड़ के बीच कोविन ऐप को लेकर शिकायतें आई। इस पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह साफ किया कि कोविन ऐप प्रशासनिक कामों के लिए है। दूसरे राउंड के तहत वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन www.cowin.gov.in पर करना होगा। देश विदेश में बढ़ती भारत की वैक्सीन की डिमांड से चिढ़ा चीन साजिश रचने पर अब उतर आया है। चीन के हैकर्स ने भारत में वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों के सर्वर हैक करने की कोशिश की थी। अगर चीनी हैकर्स अपने प्लान में कामयाब हो जाते तो भारत में बनने वाली इन दोनों वैक्सीन का फॉर्मूला उनके हाथ लग जाता। चीन की इस साजिश का खुलासा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर में हुआ है, जिसके मुताबिक चीन के हैकर्स ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के सर्वर्स को हैक करने की कोशिश की थी। चीन की इस नाकाम कोशिश पर रॉयटर्स की डिटेल्ड रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज हैकिंग ग्रुप APT10 उर्फ स्टोन पांडा ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में लूप होल्स को खोजने की कोशिश की थी। हैकर्स का मकसद इन दोनों कंपनियों के सर्वर में सेंध लगाकर कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला हासिल करना है, जिससे दुनिया के दवा बाजार में चीनी कंपनियों को भारत पर बढ़त मिल सके। इस पूरी साजिश का खुलासा करने वाली साई फर्मा नाम की एक विदेशी एजेंसी के मुताबिक उन्होंने चीनी हैकर्स के इन नापाक मंसूबों की जानकारी भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को दे दी है। चीन सरकार ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, जबकि ये बात जगजाहिर है। चाइनीज हैकिंग ग्रुप APT10 उर्फ स्टोन पांडा चीन की होम मिनिस्ट्री के लिए काम करता है। इससे पहले दिसंबर में अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी दावा किया था कि उसकी कोरोना वैक्सीन से संबंधित डाटा को चुराने की कोशिश की गई थी। एक दिन में 15,000 नए मामलों के साथ देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो रही है। इसमें बड़ी तादाद महाराष्ट्र जैसे राज्यों से है, जहां सख्ती के बावजूद बड़े पैमाने पर लापरवाही की जा रही है। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भावी खतरे की झलक दिखा रही है। सख्त गाइडलाइंस के बाद न राजधानी मुंबई के इस पब में किसी नियम का पालन है, न ही पुणे के इस अस्पताल में वैक्सीन लेने पहुंचे लोगों के बीच कोई सोशल डिस्टेंसिंग। इसी तरह नागपुर में भी पिछले 5 दिन से हर रोज 1000 केस सामने आ रहे हैं, लेकिन लगता नहीं किसी को इसकी परवाह भी है। महाराष्ट्र में लापरवाही का सबसे चर्चित वीडियो वर्ली के इस पब का है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग डांस करते नजर आए। पब के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, लोगों ने मास्क तक नहीं पहना है। नियम के मुताबिक पब रात 11 बजे बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पार्टी रात भर चलती रही।
ये वीडियो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जारी करके सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर अटैक किया। आदित्य ठाकरे वर्ली से ही विधायक हैं। श्रीमान आदित्य जी ठाकरे जी का ये एरिया है और उनका एरिया में मेरे को लगता है कि उनके यहाँ पे कोरोना नहीं आ रहा है, क्योंकि उद्धव जी ठाकरे बोल रहे हैं कि कोरोना अभी तक गया नहीं है। हमारा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश को ठुकराने की ताकत रखने वाली ये इनविजिबल पावर वर्ली में कौन सी है, किसकी है, कौन से नेता की है? लापरवाही की इन्हीं वजहों से महाराष्ट्र बढ़ते कोरोना केसों के ढेर पर बैठा है। पिछले 5 दिनों में पूरे महाराष्ट्र में 8,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। हालांकि सोमवार को इसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को 6,397 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें 30 लोगों की मौत हुई। सोमवार को अकेले मुंबई में 855 लोग कोरोना की चपेट में आए। और आज ममता बनर्जी के गढ़ में गरजेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल बीजेपी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड कर रही थी। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद चुनावी तपिश और ज्यादा बढ़ने वाली है। बीजेपी का एजेंडा हिंदू वोटरों को एकजुट करना है और इस काम के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को चुना है। बंगाल में चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद आज सीएम योगी की पहली बड़ी रैली है। योगी आदित्यनाथ आज मालदा के गाजल कॉलेज में पहले एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली के दौरान योगी के निशाने पर ममता सरकार और उनकी नीतियां रहने वाली हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ रोड शो के जरिए विरोधियों को बीजेपी की ताकत का एहसास कराएंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार और हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ की रैलियों से मिली सफलता को पार्टी अब पश्चिम बंगाल में दोहराने की तैयारी में है। इसलिए पार्टी पश्चिम बंगाल में योगी के चुनावी दौरे का लंबा कार्यक्रम तय करने में जुटी है। मालदा के अलावा योगी आदित्यनाथ कुछ दिनों बाद अन्य शहरों में भी बड़ी रैलियां करते दिखाई दे सकते हैं। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में योगी की फायर ब्रांड इमेज का कितना फायदा होगा, यह चुनाव नतीजों के दौरान ही पता चलेगा। पश्चिम बंगाल में अब्बास पीरजादा की पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा है। आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी जैसे सीनियर नेताओं ने मुस्लिम संगठन से गठबंधन पर नाराजगी जाहिर की है। ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। एक तरफ बंगाल के चुनावी समर में अब्बास पीरजादा भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी की तरफ से किया गया गठबंधन कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पार्टी आला कमान के फैसले से खुश नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस, सीपीएम और फुरफुरा शरीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस ऐलान से कांग्रेस के सीनियर नेता भड़क गए हैं। आनंद शर्मा ने अपना गुस्सा ट्विटर पर सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने लिखा, आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। पार्टी के अंदर से ही सवाल उठे तो अधीर रंजन चौधरी ने बॉल आला कमान के पाले में डाल दी और फिर बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का अच्छा मौका मिल गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। बिहार में जिस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वो बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन दे रही है। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी ने बंगाल के चुनावी रण में अपने नए दोस्त का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के खिलाफ ममता और तेजस्वी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने नबन्ना में ममता बनर्जी से मुलाकात की और राज्य में मौजूदा चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बंगाल में रह रहे बिहार के लोगों से ममता बनर्जी को वोट देने की अपील की। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि बीजेपी को यहाँ बढ़ने से रोके। हमारा जो भी ताकत है ममता जी को जिताने में लगाएंगे। हमारा फुल सपोर्ट ममता जी के साथ, टीएमसी के साथ। हम लड़ रहे तो तेजस्वी भाई लड़ रहे, अगर तेजस्वी लड़ रहे तो हम लड़ रहे। ये मैसेज बीजेपी को जाना चाहिए। आप जान लो कि बिहार में आप जो किया है फोर्सफुली, बिहार में भी आपको सरकार नहीं टिकेगा और बंगाल में भी आने वाला दिन में कुछ नहीं मिलने वाला है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट साथ हैं। वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी ने ममता बनर्जी की टीएमसी के समर्थन का फैसला किया है। लखनऊ में आज से 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक ये फैसला त्योहारी सीजन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए किया गया है। इसी महीने महाशिवरात्रि और होली का त्योहार है, तो वहीं शब बारात भी है। इसलिए कृषि कानूनों को लेकर लखनऊ किसानों का अखाड़ा न बन जाए या वैक्सीनेशन के बीच भीड़ की वजह से कोरोना का वायरस दोबारा सिर न उठा ले और त्योहारों के मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। यही वजह है कि लखनऊ में तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान लखनऊ प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक किसी भी बंद कमरे या हॉल में उसकी क्षमता के 50% ही लोग इकट्ठा हो पाएंगे। 200 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। सबको मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पुलिस के बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकल पाएगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, चाकू, तलवार, फरसा और त्रिशूल लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक स्थानों और दीवारों पर किसी तरह के धार्मिक झंडे, बैनर और पोस्टर पर रोक होगी। किसी खुले स्थान के साथ साथ घर की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर बोतल और विस्फोटक सामग्री जमा करने पर रोक लगा दी गई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।